हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो एक नया सीरीज स्टार्ट किया है एनसीईआरटी सार संग्रह का, उस सीरीज में अभी हम लोग देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। कल हम लोगों ने उसका एपिसोड 1 देख लिया था। अगर अभी तक आपने जिन्होंने एपिसोड 1 नहीं देखा है वो जाके एपिसोड 1 देख लीजिए। आज देखेंगे एपिसोड 2। ये जो एनसीईआरटी सार संग्रह को मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि जो एनसीईआरटी सार संग्रह है वो एक तरह से समझ लीजिए कि वही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने के 100% पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर आप इस बुक को कवर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन छूटने के जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं आज का एपिसोड 2। कह रहा है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को अगर सम्मिलित करना है तो उसका अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। आगे है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का संघ है। आगे है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। तो भारत में अभी फिलहाल 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं। आगे कह रहा है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। आगे है कि दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था। तो दो पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का जो विभाजन है वो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। आगे कह रहा है कि संघ और इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 में है संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अगर हम बात अनुच्छेद 4 की करते हैं तो अनुच्छेद 4 में है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। आगे कह रहा है कि नए राज्यों की गठन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो नए राज्यों की गठन की जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। आगे है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था। तो फजल अली आयोग का जो गठन है वो 1953 में किया गया और फजल अली आयोग का जो संबंध है वो राज्यों के पुनर्गठन से है। आगे कह रहा है कि भाषाई आधार पर भारत पर में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम भारत में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है। नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाया था। आगे है कि सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया। तो सिक्किम जो है वो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में भारत का एक राज्य बनाया गया है। आगे है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे कह रहा है कि जूनागढ़ रियासत को कैसे मिलाया गया है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, जबकि हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। और अगर जम्मू कश्मीर रियासत की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं काबिलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। आगे है कि भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार हैं। तो भारतीय नागरिकता की प्राप्ति की अगर बात करते हैं तो ये 5 तरह से प्राप्त होते हैं। पहला जन्म से, दूसरा जो है वो वंशाधिकार द्वारा, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीयकरण द्वारा और 5वां है भूमि के अर्जन के द्वारा। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है तो भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता प्रदान करती है और ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है। आगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता यानी ड्यूल सिटीजनशिप सिद्धांत को अपनाया है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। आगे कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो यह है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को।
आगे है कि भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है। तो भारतीय नागरिक की जो नागरिकता है वो परित्याग, पर्यावसान और वंचना के आधार पर समाप्त की जा सकती है। आगे है कि भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो भारत से बाहर लगातार 7 वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। आगे है कि प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। आगे है कि नागरिकता से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद दिए गए हैं। अगर हम लोग अनुच्छेद 5 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता का वर्णन किया गया है। फिर अगर हम लोग अनुच्छेद 6 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 7 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार का वर्णन किया गया है। अगर हम बात अनुच्छेद 8 की करते हैं तो अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 9 में जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 10 में है नागरिकता संबंधी अधिकारों का निरंतरता और अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। आगे कह रहा है कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो है वो दोहरी नागरिकता ड्यूल सिटीजनशिप से संबंधित है। आगे कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर भारतीय बैंकों में धन जमा कर दिया जाए फिर भी वह भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे है कि भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। तो भारतीय मूल के जो व्यक्ति का जो कार्ड धारक है वो भारत में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। आगे है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 और लिया गया है अमेरिका के संविधान से। आगे है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। तो मौलिक अधिकार को जो लागू करने की शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दोनों को प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो है वो 5 तरह की रीट जारी कर सकता है। आगे है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। आगे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का जो मुख्य उद्देश्य है किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो वो मौलिक अधिकारों के संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। आगे है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है। तो समानता का जो अधिकार है उसका जो विस्तार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है। तो राइट टू इक्वलिटी विधि के समक्ष समता जो है वो अनुच्छेद 14 में है। आगे कह रहा है कि जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी अनुच्छेद जो 15 में है एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। आगे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो समाजवाद शब्द है उसको किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के लिए सामान्य वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये किया गया अनुच्छेद 14 तथा 16 में। आगे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद 16 का 1 और अनुच्छेद 16 का 2 जो है वो नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। आगे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। आगे कि संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। फिर है कि अनुच्छेद 18 का संबंध है। तो अनुच्छेद 18 का जो संबंध है वो उपाधियों के अंत से है।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है, तो ये अनुच्छेद 19 में किया गया है। फिर है कि भारत के संविधान में प्रेस की जो स्वतंत्रता है का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, तो ये अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो है अनुच्छेद 19 के 1 में। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 20 के सी में। आगे है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिभाषण से संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 20 जो है वो दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो ये करता है अनुच्छेद 21। आगे है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। आगे है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का 1 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को परिवर्तित किया जा सकता है। आगे है कि मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, तो मौलिक अधिकार का संरक्षक है न्यायपालिका। आगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, तो ये कहा है अनुच्छेद 32 को, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो बंदी प्रथितीकरण रीट है वो दायर किया जा सकता है। आगे है कि संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर हुआ है, तो ये हुआ है केशवानंद भारती बनाम केरल बाद 1973 में। आगे है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया, तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। आगे है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है, तो संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले तो मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाकर इसको वैधानिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। आगे कह रहा है कि सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है, तो ये अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6। नेक्स्ट है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये मूल अधिकार है जिसका वर्णन अनुच्छेद 300 के ए में किया गया है। आगे है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। आगे है कि कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, तो यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। आगे है कि बंधुआ मजदूर अनुमूलन अधिनियम यानी बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया है, तो ये पारित किया गया है वर्ष 1976 में। आगे कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं और उसके अनुच्छेद दिया गया है। तो अगर हम लोग बात करते हैं समानता का अधिकार, तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसका वर्णन है अनुच्छेद 23 और 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 और 30 में। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 32 में। आगे है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना।
फिर है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो समावेश है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। आगे है कि भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आगे है कि समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता जो है वो नीति निर्देशक तत्व है। तो ये याद रखिएगा कि जो समान आचार संहिता है ये राज्य के नीति निर्देशक का भाग नहीं है, लेकिन समान नागरिक संहिता की बात करेगा तो वो नीति निर्देशक तत्व है। अगर हम लोग बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो क्या है? वाद योग्य नहीं है। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 43 के क में। एक क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो ये भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। आगे है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। आगे कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 51। आगे की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है KT शाह का। अब कुछ ये अनुच्छेद हैं जो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हैं। देखते हैं हम लोग नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को। अगर अनुच्छेद 36 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 में है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 37 है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 38 में कहा गया है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 के 2 में कहा गया है कि आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 क में कहा गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता द्वारा उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 के ख में है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिसमें सामूहिक हितों को सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 39 के घ का, तो यह है कि पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए सामान्य वेतन। फिर है अनुच्छेद 39 क ड का, कह रहा है कि पुरुषों और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। आगे है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। फिर है अनुच्छेद 41 जो कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कारों की निर्वाह मजदूरी। फिर है आगे अनुच्छेद 43 का क। अनुच्छेद 43 के क में कहा गया है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 के ख में कहा गया है कि सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। फिर है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में कहा गया है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 में है कि SC/ST दुर्लभ वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। फिर अनुच्छेद 48 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 48 में है गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध तथा उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। और अनुच्छेद 48 के क में कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। आगे है अनुच्छेद 49 जिसमें कि कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। आगे है अनुच्छेद 50 जिसमें कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आगे है जो कि कुछ मूल कर्तव्यों के बारे में कुछ क्वेश्चन है। कह रहा है कि
किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान में यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। आगे है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो ये भाग 4 के क में यानी भाग 4A में उल्लेखित है। फिर यह कह रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और किसके सिफारिश पे? यही स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए हैं? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जो गठित हुई थी उसके आधार पर किया गया है। आगे है कि भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। आगे है कि मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो मूल कर्तव्यों को 2 वर्गों में रखा जाता है, एक है नैतिक कर्तव्य और दूसरा है नागरिक कर्तव्य। आगे है कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो ये है नैतिक कर्तव्य। आगे कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों में से एक है। फिर है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। आगे है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। आगे है कि मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो मूल कर्तव्य जो है वो केवल नागरिकों पर लागू होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस सीरीज को कंटिन्यू करना है कि नहीं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।